नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का सिद्धांत भाग 6 एनसीईआरटी अनुभाग 1.5 से लेकर 1.5.2 का अध्ययन करेंगे। यह एक अस्वीकरण है। आइए अब हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में के भाग लेने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे, आप क्या क्या समझ पाएंगे। वाष्पीकरण और इससे प्रभावित करने वाले कारकों को आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार जिन विषयों को कवर किया जाना है। सबसे पहले है अनुभाग 1.5 जो कि है वाष्पीकरण। उसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी खंड 1.5.1 जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी खंड 1.5.2 जो कि वाष्पीकरण से शीतलन कैसे होता है वो हम समझेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे पाठ्यनिहित प्रश्न जो कि 1 से लेकर 5 तक की हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाष्पीकरण एक सतही परिघटना। यहाँ हम वाष्पीकरण को समझेंगे जो कि होती है सतही परिघटना। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे द्रव को वाष्प में बदल सकता है। यह क्वथन से अलग है जो कि एक विशिष्ट तापमान पर होता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। यानी कि एक द्रव का वाष्प होगा पर एक सतह से पूरा नहीं होगा। मतलब वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जहाँ पे क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलता है। क्वथनांक पर सारा द्रव वाष्पीकरण में होता है, पर ये क्वथनांक से नीचे पे कुछ द्रव वाष्प में बदल जाता है, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव की सतह पर मौजूद कणों की तुलना में द्रव के भीतर मौजूद कणों की अधिक गतिज ऊर्जा होती है, तो यह अधिक ऊर्जा उन्हें अधिक तीव्रता से गति करने की अनुमति देता है। ऊपरी सतह पर जो कण होंगे उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम होती है। किसकी तुलना में? जो नीचे द्रव का जो मतलब द्रव है उसमें जो निचली स्तर पर जो कण होंगे उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। अधिक ऊर्जा के कारण यह सतह के कण तरल में उन्हें पकड़े रखने वाले बलों को पार कर सकते हैं और इससे वे वाष्प के रूप में हवा में निकल जाते हैं। यानी कि अधिक गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है कि यह सतह के कण तरल में उन्हें वहीं रहते हैं, ये तरल से वाष्पीकरण नहीं हो पाते, जबकि सतह वाले पे कम ऊर्जा होने के कारण यह शीघ्र वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं क्वथन और वाष्पीकरण के बीच अंतर। ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं जिसमें द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन शामिल होता है। क्वथन एक स्थूल परिघटना है, यह पूरे द्रव में होता है। स्थूल मतलब पूरे में। इसका मतलब है कि जब पानी को आप स्टोव पर गर्म करते हो तो आप देखते हो कि कुछ बुलबुले पूरे पानी में बने रहते हैं, ना कि सिर्फ सतह पर। और जबकि वाष्पीकरण क्या है? एक सतही परिघटना, यह केवल सतह पर होता है। इसका मतलब है कि केवल द्रव की सतह पर होता है। तो अगर हम इसका एक उदाहरण से समझे, अगर हम पानी के एक गिलास को खुला छोड़ दो तो धीरे धीरे वो ऊपर से वाष्पित होता है, भले ही कि पानी में स्पष्ट रूप से कोई परिवर्तन ना आ रहा हो। यानी कि जो निचली स्तर पर द्रव है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब जो ऊपरी सतह है उस पर परिवर्तन हो रहा है। यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं जहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। जो ये नदी है, नदी में जो ऊपरी सतह का पानी है वो वाष्पीकरण बन रहा है सूरज की ऊष्मा के कारण। तो आप ये देख सकते हो निचली स्तर पे पानी द्रव में ही है और ऊपरी सतह का पानी वाष्पीकरण हो गया है। यह एक जल चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है।
आइए अब हम समझते हैं क्रियाकलाप 1.14 जो कि है तापमान, सतह क्षेत्र और वायु वेग का जल के वाष्पीकरण की दर पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, यानी कि तापमान से, उसके सतह क्षेत्र से कि उसका कितना सतह का क्षेत्र है, और वायु वेग से जल का वाष्पीकरण किस प्रकार से प्रभाव होता है। अब आइए इस क्रियाकलाप के लिए इसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक परख नली, उसके अंदर आपको लेना है 5 ml पानी और इसे खिड़की या पंखे के पास नीचे रख दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक खुली चाइना डिश लेनी है, उसमें आपको 5 ml जल लेना है और इसे भी आपको खिड़की या पंखे के पास नीचे रख देना है। यानी कि आपको 2 जगह पानी लेना है, एक परख नली में और एक चाइना डिश में। आपको दोनों में 5-5 ml लेना है और उन दोनों को आपको खिड़की या पंखे के पास नीचे रख देना है। तो आप देखेंगे जो एक खुली चाइना डिश है उसमें भी आपको 5 ml लेना है और इसको आपको कहाँ रखना है, अलमारी के अंदर या कक्षा में एक शेल्फ पर रखें, यानी कि जो खुला स्थान ना हो, मतलब एक अलमारी के अंदर आपको रखना है। तो आप ये 3 सेटअप हो गए आपके। और आपको इस दौरान क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कमरे का तापमान। आपको कमरे का तापमान दर्ज करना है। यह तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो वाष्पीकरण प्रक्रिया को तेज या धीमा कर सकता है। प्रत्येक मामले में वाष्पीकरण में लगे समय या दिनों की संख्या को आपको दर्ज करना है। अंत में हम एक बरसात के दिन पर सभी चरणों को दोहराते हैं और अवलोकन दर्ज कराते हैं और हमें ये देखने में मदद मिलेगा कि आर्द्रता और मौसम की स्थितियां वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करती हैं। अभी हम क्रियाकलाप 1.14 को जारी रखेंगे। अब चलिए इस गतिविधि के दौरान किए गए अवलोकन पर नजर डालते हैं। खिड़की या पंखे के पास खुली चीनी मिट्टी की डिश में परख नली की तुलना में तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगर आपने खुली चीनी की प्याली में रखा गया पानी खिड़की या पंखे के पास रखे जाने पर जो पानी के टेस्ट ट्यूब में पानी रखा है, टेस्ट ट्यूब में जो पानी रखा है वो कम वाष्पीकृत होता है, जबकि चीनी की प्याली में जो पानी रखा है वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इसका मतलब कि जो जितना ज्यादा खुला है, इसका सतह क्षेत्र बड़ा है, वो जल्दी वाष्पीकरण कर रहा है। और जबकि अगला निरीक्षण हमारा ये है कि अलमारी या शेल्फ के अंदर का या ऊपर का पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। और एक और बात यह है कि बरसात के दिन वाष्पीकरण की दर सामान्य दिन की तुलना में धीमी होती है। इसका मतलब है कि मौसम की स्थितियां भी वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। परिणाम देखते हैं। आइए हम इस क्रियाकलाप के परिणामों को देखते हैं। वाष्पीकरण उच्च तापमान के साथ बढ़ता है। इसका मतलब है कि गर्मी मौसम में वाष्पीकरण तेज हो जाता है और जब बरसात का मौसम होता है तब तापमान कम होता है, तो इसलिए वाष्पीकरण की गति धीमी हो जाती है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि खुली चीनी की प्याली से वाष्पीकरण तेज हो रहा था जबकि परख नली से कम हो रहा था। तो इसका मतलब खुली यानी कि बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और कम सतह की क्षेत्र से वाष्पीकरण धीरे हो जाता है। बढ़ा हुआ वायु वेग यानी कि पंखा, अगर आप पंखा के नीचे रख रहे हो उसको तो उससे क्या हुआ, वाष्पीकरण तेज हुआ। जबकि अगर आपने उसको अलमारी में रखा तो वहां पे हवा नहीं है, पंखा नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ, वाष्पीकरण बहुत धीमा हो गया। बारिश वाले दिन वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। इसका मतलब है कि हवा में अधिक नमी पानी के वाष्पीकरण की गति को कम कर सकती है। अब हम कुछ कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है सतह क्षेत्र में वृद्धि, यानी कि उसका सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे। सतह क्षेत्र को हम बोलते हैं सरफेस एरिया, मतलब उसकी
सतह का जो क्षेत्र है उसको हम बढ़ा देंगे। सतह क्षेत्र की फल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक कण हवा के संपर्क में आ जाता है, जिससे वे वाष्प अवस्था में आसानी से बच जाते हैं। उदाहरण, कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बाहर फैला देते हैं। मतलब उसका सतह क्षेत्र, अगर आप कपड़े को ऐसे सिकोड़ के रखोगे और उसको फैला के रखोगे तो किसमें जल्दी सूखता है, जिसमें हम फैला के सुखाते हैं। तो कपड़े अगर हम तेजी से सुखाने के लिए फैलाए जाते हैं। आइए अब हम दूसरा कारक देखते हैं, तापमान में वृद्धि। उच्च तापमान के कारण अधिक कणों को वाष्पीकृत होने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब है कि अधिक ऊर्जा के साथ कण द्रव से मुक्त होकर गैसीय अवस्था में बन जाते हैं, जिससे हमारा वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अगला हम देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को ही चर्चा करते हैं। दूसरा कारक हम देखते हैं, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा है। आर्द्रता को हम क्या कहते हैं कि हवा के अंदर उसमें जितना जल वाष्प है, मॉइस्चर है, उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। हवा में एक निश्चित तापमान पर केवल सीमित मात्रा में जलवाष्प धारण कर सकती है। मतलब अगर आप एक तापमान पर कितना ही वाष्पीकरण हो सकता है, वो बताता है हमारे आर्द्रता। उच्च आर्द्रता क्या होता है, वाष्पीकरण की दर को कम कर देती है। ये इसलिए कर देती है क्योंकि हवा पहले से ही जल वाष्प से संतृप्त होती है, जिससे और अधिक वाष्पीकरण करना मुश्किल हो जाता है। हवा की गति में वृद्धि अन्य कारक है, हवा की गति में वृद्धि। अगर आप हवा बढ़ा देते हैं तो उससे वाष्पीकरण में गति हो जाती है। हवा तरल सतह से जल वाष्प के कणों को बाहर ले जाती है। हवा से क्या होता है, जो जल वाष्प के कण है वो सतह से जल वाष्प के कणों को ले जाती है। यह गति वाष्पीकरण प्रक्रिया में मदद करती है। अधिक हवा की गति के साथ आसपास के जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में जल वाष्प को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण है कि कपड़े हवादार दिन में तेजी से जल्दी से सूखते हैं। हवा कपड़ों से नमी को हटाने में मदद करती है, जिससे सूखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब हम समझते हैं शीतलन प्रभाव। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। कणों के द्रव से गैस में अवस्था परिवर्तन के दौरान खोई गई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ऊर्जा अवशोषण आवश्यक होती है। दूसरा हम देखते हैं, आसपास की ऊर्जा से अवशोषण के परिणाम स्वरूप एक ठंडक प्रभाव होता है। इसका मतलब है यह कि जैसे जैसे तरल पदार्थ वाष्पित होता है, वह आसपास की गर्मी को दूर ले जाता है और जिससे उन्हें ठंडा महसूस होता है। चलिए दैनिक जीवन के में इस ठंडक प्रभाव को देखा जा सकता है, ऐसे सामान्य उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। एसीटोन को हथेली पर डालें। जैसे आप आमतौर पर नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में देखते हो, वो होता है एसीटोन। उसको अगर आप हथेली पर डालते हो तो क्या होता है, वो उड़ जाता है। एसीटोन को हथेली पर डालने पर क्या होता है, वो वाष्प में बदल गया, वाष्पीकरण हो गया। तो इससे क्या हुआ, एसीटोन के कण जब आपकी हथेली पर आए तो उस आसपास से क्या ली, उन्हें ऊर्जा प्रदान प्राप्त करी। इसलिए पदार्थों और उनके वातावरण के बीच ऊर्जा हस्तांतरण होती है, मतलब रूपांतरित होती है। ये एसीटोन के कण वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली ठंडी महसूस होती है। यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया और इससे ठंडक प्रभाव को दर्शाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में एक सामान्य परिघटना है। एक और उदाहरण पर आगे बढ़ते हुए हम एक गर्म धूप वाले दिन के बाद छत या खुली जमीन पर पानी छिड़कने का दृश्य देखते हैं। पानी की वाष्पीकरण की बड़ी गुप्त ऊष्मा
ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है। इसमें गुप्त ऊष्मा की अवधारणा और ठंडा करने की प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका शामिल है, जो दिखाती है कि पानी वाष्पित होने से पहले कैसे बहुत अधिक ऊष्मा का अवशोषित कर सकता है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है गर्मियों में कपड़े पहनना सूती के। कपास जो होती है, जो सूती होती है, वो गर्म मौसम में बहुत लोकप्रिय होती है। आइए देखते हैं क्यों। गर्मियों के दौरान ठंडा रखने के लिए हमारा शरीर अधिक पसीना छोड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। पसीने के वाष्पीकरण शरीर से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है, जो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। गर्म मौसम में सूती यानी कि कॉटन कपड़ों का पहनना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि यह पसीने को अच्छी तरह से सोख लेता है और हवा के संपर्क में आने पर आसानी से उसे सुखा देता है। यह गुण सूती को गर्म मौसम के लिए उपयुक्त बनाता है। परिणाम स्वरूप सूती कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है। यही कारण है कि गर्मियों में के महीनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। एक और उदाहरण पर आगे बढ़ते हुए, हमारे पास बर्फ और कोल्ड पानी वाले गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें बनती हुई दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा जब आप एक ठंडा गिलास का पानी लो स्टील का, तो उसमें बाहर एक आपको पानी सा नजर आएगा, ठंडा ठंडा बूंदे, कुछ बूंदे। वो किस लिए? वो उसका भी कारण वाष्पीकरण ही है। हवा में मौजूद जो जल वाष्प होते हैं वो ठंडे ग्लास के संपर्क में आ जाते हैं। यह अंतःक्रिया प्रक्रिया का पहला चरण है। यह ऊर्जा खो देती है, मतलब जैसे जैसे जलवाष्प ऊर्जा खोता है, वह द्रव रूप में संघनित हो जाता है। यह एक संघनन का एक उदाहरण है जहां गैस वापस द्रव में बदल जाती है। ये द्रव बूंदें ग्लास की बाहरी सतह पर दिखाई देती हैं। और उदाहरण देखते हैं वाष्पीकरण के। आइए हम अपने दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के कारण ठंडक के और उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पसीना। जब हम पसीना आता है हमें, तो हमारी त्वचा से पसीना वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे गर्मी दूर हो जाती है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हमारा शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, खासकर जब गर्मी होती है। अगला उदाहरण है माथे को ठंडा करने के लिए माथे पर गीले कपड़े का उपयोग करना। यह विधि काम करती है क्योंकि कपड़े में मौजूद पानी वाष्पीकृत हो जाता है, माथे से गर्मी का अवशोषित करता है और ठंडक का प्रभाव प्रदान करता है। अगला है कूलर में वाष्पीकरण शीतलपन। मरुस्थलीय शीतलकों में वाष्पीकरण शीतलन, ये शीतलक वाष्पीकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं ताकि हवा का तापमान कम हो जाए, जिससे गर्म और सूखे मौसम में यह अधिक आरामदायक बन जाए। अंत में हमारे पास सूरज के नीचे गीले कपड़ों सुखाने का उदाहरण है। जैसे कपड़ों में मौजूद पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यह कपड़ों की सतहों को ठंडा करता है। यही कारण है कि कपड़े सूरज में सूखते समय ठंडे महसूस होते हैं। आइए अंतर्गत प्रश्न 1 पर चर्चा करते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि क्यों कूलर गर्मी में ज्यादा ठंडी हवा देता है? गर्म शुष्क दिन पर कूलर बेहतर क्यों ठंडा करता है? चलिए हल पर चर्चा करते हैं। कूलर गर्म दिन पर बेहतर ठंडा करता है क्योंकि ये वाष्पीकरण सिद्धांत पर आधारित है। कूलर पानी को वाष्पीकृत करके काम करता है। मतलब क्या करता है? कूलर पानी को वाष्पीकरण करता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया ठंडक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। पानी हवा से गर्मी को अवशोषित करता है ताकि वाष्पित हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप हवा ठंडी हो जाती है। यह उसी तरीके से होता है जैसे पसीना त्वचा से नमी के वाष्पित होने से हमारा शरीर को ठंडा करता है। शुष्क एयर का प्रभाव
पर बढ़ते हुए। इसका मतलब है कि हवा की सूखापन कूलर की ठंडक दक्षता में भूमिका निभाता है। एक गर्म शुष्क दिन पर हवा में कम आर्द्रता होती है, आर्द्रता मतलब कम नमी होती है। शुष्क हवा आर्द्र हवा की तुलना में अधिक जल वाष्प अवशोषित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया शुष्क परिस्थितियों में अधिक कुशल होती है, जिससे शीतलन प्रभाव में वृद्धि होती है। चलिए हल जारी रखते हैं इसका। अब अधिक कुशल शीतलपन की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। शुष्क हवा वाष्पीकरण के माध्यम से अधिक पानी को अवशोषित करती है। इसका मतलब है कि हवा से अधिक गर्मी ली जाती है, जो ठंडा करने के लिए की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका परिणाम अधिक शीतलन प्रभाव होता है। आर्द्र परिस्थितियों के विपरीत, आर्द्र परिस्थितियों में हवा से पहले ही बहुत अधिक नमी मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने के लिए हवा की क्षमता सीमित नहीं होती। वो ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पहले से ही अधिक नमी होने के कारण वो अब अच्छे से नहीं कर सकता। कम पानी वाष्पित होता है, इसलिए शीतलन प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि गर्म और सूखे दिनों में कूलर अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि वातावरण से वाष्पीकरण और ऊर्जा अवशोषण में वृद्धि होती है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो कि है पाठ्यांश प्रश्न 2। प्रश्न है कि गर्मियों के दौरान मिट्टी के घड़े यानी कि मटके में रखा पानी कैसे ठंडा हो जाता है। चलिए हल शुरू करते हैं। मटका नामक मिट्टी के बर्तन में रखा गया पानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन की छिद्र पूर्ण प्रकृति है। मतलब बर्तन किससे बना होता है, वो मिट्टी का होता है, जो ठंडा होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बर्तन की छिद्रिल मिट्टी पानी को छोटे छोटे छिद्रों से होकर भारी सतह पर रिसने देती है। अगला पानी के वाष्पीकरण की अवधारणा है। बर्तन की बाहरी सतह पर पानी आसपास की हवा से वाष्पित हो जाता है। यह ठंडा करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें पानी के तरल से गैस में बदलना शामिल है। वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि बर्तन के अंदर के पानी से ली जाती है। अभी हम इसका हल जारी रखते हैं। अब चलिए घड़े के ठंडा होने के प्रभाव पर ध्यान देते हैं। बर्तन के अंदर पानी से ऊष्मा ऊर्जा निकाली जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। यह प्रक्रिया घड़े के अंदर के पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा करती है। यह मिट्टी के घड़े द्वारा पानी के तापमान को कम रखने की दक्षता को समझाता है। चलिए ऊष्मा से रोधन के बारे में बात करते हैं। मिट्टी के बर्तन में कुछ रोधन होता है, जिससे पानी बाहर के तापमान से ठंडा बना रहता है। यह प्राकृतिक शीतलन विधि है कि मिट्टी के घड़ों में पानी गर्मी के दिनों में भी ठंडा रहता है। आइए अब हम समझते हैं पाठनीति प्रश्न 3, जो कि है जब हम अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम लगाते हैं तो वह ठंडी क्यों महसूस होती है। आइए अब हम इसके हल देखते हैं। जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो वह ठंडी महसूस होती है, क्योंकि पहला कारण है वाष्पीकरण प्रक्रिया। ये तरल वाष्पीकरण होते हैं। ये मतलब जो पेट्रोल है, एसीटोन है, परफ्यूम है, ये इजी खुली अवस्था में आते एकदम वाष्प हो जाते हैं, वाष्पीकरण होते हैं। तो वाष्पशील है, जिसका अर्थ है कि वे कमरे के तापमान पर तेजी से वाष्पित हो जाते हैं। जब वे वाष्पित होते हैं तो वो द्रव से सीधा वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जब वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस सतह से ली जाती है जहां से वह वाष्पित हो रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर हमने उसको हथेली पर रखा है तो कहाँ से ऊर्जा लेगा, वो हथेली से ऊर्जा ले लेगा। तो ऊष्मा हथेली की त्वचा से अवशोषित हो जाती है।
तो अगर ऊष्मा मेरी हथेली से अवशोषित हो गई तो हथेली को क्या महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। आइए हम इसका हल देखते हैं। शीतलन प्रभाव। हथेली से जब गर्मी का यह अवशोषण होता है तो त्वचा के तापमान को कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हथेली कैसी महसूस होती है? ठंडी महसूस होती है। तो यही कारण है कि जब हम एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को अपनी हथेली पर लगाते हैं तो वो कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है और उससे क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है और हथेली से ऊष्मा अवशोषित हुई है, जिसके कारण हथेली का तापमान कम हो गया है और उससे वह ठंडी महसूस होती है। यह शीतलन सनसनी इन वाष्पशील द्रवों के वाष्पीकरण के माध्यम से खोई हुई ऊर्जा के कारण होती है। आइए अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम प्रश्न 4, जो कि है हम कप के बजाय तस्तरी से गर्म चाय या दूध जल्दी क्यों पी पाते हैं? आइए हम इसका हल देखते हैं। हम प्याले के बजाय तस्तरी से गर्म चाय या दूध अधिक तेजी से पी पाते हैं क्योंकि पहला कारण है बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र। तरल तस्तरी के बड़े सतह क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे कारण क्या होता है? यह फैलाव तरल पदार्थ के चारों ओर की हवा के साथ अंतक्रिया को बदल देता है। जब तरल पदार्थ एक कप के मुकाबले एक तस्तरी में होता है तो हवा के संपर्क में अधिक सतह क्षेत्र रहता है। बढ़ी हुई सतह के क्षेत्रफल के कारण तरल पदार्थ तेजी से ठंडा हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि प्याले के ढक्कन से पीना तेज हो जाता है, क्योंकि तरल पदार्थ अधिक तेजी से ऊष्मा खो देता है। आइए अब हम इसका हल जारी रखते हैं। अगला है तेज ठंडा होना, तेज शीतलपन। वाष्पीकरण के कारण तस्तरी से ऊष्मा अधिक तेजी से नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरल पदार्थ एक बड़े सतह क्षेत्र में फैला होता है, जिससे अधिक गर्मी बाहर निकल पाती है। इस तेज ऊष्मा होने के परिणाम स्वरूप तरल का तापमान पीने योग्य स्तर पर अधिक तेजी से गिर जाता है। तस्तरी में तरल पहले से ही ठंडा होता है, इसलिए इसे तुरंत पिया जा सकता है। इसके विपरीत एक कप में अगर तरल कम सतह क्षेत्र के संपर्क में आने के कारण अधिक समय तक गर्म रहता है, इसीलिए पीने से पहले आपको अधिक इंतजार करना पड़ता है। आइए अंतर्गत प्रश्न 5 के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है कि हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आइए हम इसका हल देखते हैं। गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठंडा और आरामदायक रखने में मदद करे, जो कि शामिल है हल्के कपड़े, मतलब ज़्यादा ऐसे भारी भरकम कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत हल्के वजन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे हवा का आदान प्रदान हो सके, मतलब उसमें से हवा पास हो सके। वो कपड़े किस तरह के हो सकते हैं? कपास, लिनन और अन्य सांस लेने योग्य सामग्री, मतलब जिससे हवा पास हो सके, उस टाइप के हमें कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। ये कपड़े हवा को प्रसारित होने देते हैं और पसीना सोखने में मदद करते हैं। और गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सफेद, पेस्टल और अन्य हल्के रंग। हमें गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे लाल, काला, ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं और हल्के रंग कम। तो हल्के रंग से क्या होता है? आपको ठंडकता प्राप्त होती है। हल्के रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे गर्मी का अवशोषण कम होता है। ढीले ढीले कपड़े हमें पहनने चाहिए। ढीले और हवादार कपड़े बेहतर वायु संचार की अनुमति देते हैं, जिससे क्या होता है? हवा मतलब कपड़ों से निकल सकती है, मतलब पास हो सकती है कपड़ों से, तो इसीलिए हमें ढीले ढीले कपड़े पहनने चाहिए। पसीना वाष्पित करने में भी मदद करता है, जिससे पसीना क्या है? जल्दी सूख जाए, जल्दी वाष्पीकरण हो जाए, जिससे शरीर ठंडा रहता है। सुरक्षात्मक वस्त्र देखते हैं। टोपी या कैप, सिर और चेहरे को सीधी धूप से बचाने के लिए हमें टोपी या कैप का प्रयोग करना चाहिए। धूप का चश्मा आंखों को यूवी किरणों से बचाने के लिए यूज करना चाहिए गर्मियों में।
आइए अब हम देखते हैं सारांश, जो कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी प्रमुख अवधारणाएं शामिल की। चलिए वाष्पीकरण को याद करके शुरू करते हैं। वाष्पीकरण एक तरल पदार्थ था का उसके क्वथनांक के से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलना होता है। इसके बाद हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा की। पहला कारक है सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। जब किसी तरल पदार्थ का सतह क्षेत्रफल बढ़ता है और अधिक अणु हवा के संपर्क में आते हैं, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि। उच्च तापमान द्रव अणुओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वे हवा में आसानी से बच सकते हैं। यही कारण है कि गर्म दिनों में पानी तेजी से वाष्पित हो जाता है। तीसरा कारक है आर्द्रता में कमी। जब हवा कम आर्द्र होती है, वह अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, और जो अधिक वाष्पीकरण को प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि कपड़े आर्द्र मौसम की तुलना में शुष्क मौसम में तेजी से सूखते हैं। चौथा कारक है हवा की गति में वृद्धि। हवा द्रव के ऊपर बनने वाले जल वाष्प को ले जा सकती है, जिससे अधिक द्रव के वाष्पीकरण की अनुमति मिलती है। हमने वाष्पीकरण के शीतलन प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। जैसे द्रव के कण वाष्पीकरण के लिए अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, वे शीतलन प्रभाव करते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी त्वचा से पसीना वाष्पीकृत होने पर ठंडक महसूस होती है। धन्यवाद आपके ध्यान देने के लिए।